तो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो लेसन में। एंड आई एम कार्तिकेय कौशिक एंड आई एम फ्रॉम द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो बच्चों, आज हम आपकी यूनिट 4 कंप्लीट करने जा रहे हैं, जो कि है मेंटेन हेल्थ, सेफ्टी एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट। तो बच्चों, इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक कवर होंगे वो है प्रिवेंट एक्सीडेंट्स एंड एमरजेंसीज़, कि हम एक्सीडेंट और एमरजेंसीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क, कि जो हमारी हेल्थ है और हमारी सेफ्टी है वर्क के दौरान, हम उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला टॉपिक है प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट्स एंड एमरजेंसीज़, कि हम एक्सीडेंट्स यानी हादसों को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। An accident is an unplanned event that can happen suddenly and have unintended or unintended consequences. Or it can be defined as an unfortunate event that intermittently results in a dangerous or injury or unintended consequence. तो बच्चों, जो मेरा एक्सीडेंट होता है वो अनप्लान्ड इवेंट होता है जिसके कारण एक बंदे को किसी भी प्रकार की इंजरी हो सकती है, जो कि बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। तो टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट के टाइप। एक्सीडेंट कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स: वर्क प्लेस एक्सीडेंट, स्लिपरी एंड फॉलिंग एक्सीडेंट्स, फायर्स। तो बच्चों, पहला हमारा है वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स, जो कि जहाँ पर एक एम्प्लॉय काम करता है, अगर उसके साथ वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे कि वो फिसल कर गिर जाता है, कोई आग लग जाती है, तो उसको हम वर्क प्लेस एक्सीडेंट कहते हैं। दूसरा है इंडस्ट्रियल डिजीजेस, इलनेस। तीसरा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। चौथा इलेक्ट्रिक शॉक। पांचवा क्लिनिकल एक्सीडेंट्स और छठा स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्सीडेंट्स। तो बच्चों, पहला आता है हमारा वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स। वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स कैन इंडल्ज इंजरीज कोज्ड बाय वर्कर्स फॉलिंग एंड स्लिपिंग एंड ट्रिपिंग। तो बच्चों, जो वर्क प्लेस एक्सीडेंट होता है, इससे एक एम्प्लॉई या फिर एक बंदे को चोट लग जाती है अगर वो गिर जाता है या वो फिसल जाता है, या फिर अगर कोई तार वगैरह है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें उसका पैर उलझ जाता है, तो अगर वो वैसे गिरता है तो हम इसको वर्क प्लेस एक्सीडेंट बोलते हैं। स्लिप एंड कॉलर एक्सीडेंट कैन अकर इन एनी वर्क एनवायरनमेंट एंड इंजरीज कैन रेंज फ्रॉम माइनर पेन टू मेजर सीरियस एक्सीडेंट्स। तो बच्चों, जो कि एक बंदा स्लिप होता है, फिसल जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये किसी भी वर्क एनवायरनमेंट में हो सकता है, और जो इससे चोट लग सकती है वो छोटी चोट से लेकर एक गंभीर चोट का भी रूप ले सकती है। इंजरीज कैन इंक्लूड फ्रैक्चर्स, स्प्रेन्स, नी और एल्बो इंजरीज, रिस्ट और हेड इंजरीज। तो बच्चों, चोट किसी भी प्रकार की लग सकती है, हमें हड्डी टूट सकती है यानी फ्रैक्चर हो सकता है, स्प्रेन हो सकता है, हमारा जो गोडा या नी होती है उसमें इंजरी हो सकती है, हमारी जो हाथ होता है उसके अंदर इंजरी हो सकती है, जो हमारा सिर है उसके अंदर भी इंजरी हो सकती है। तो बच्चों, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये कुछ वर्क प्लेस एक्सीडेंट का एक एग्जांपल है कि जो बंदा ऊपर चढ़ता है उसके बाद वो अंदर ही गिर जाता है। तो ऐसे ऐसे एक्सीडेंट्स को हम वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स कहते हैं। एक्सीडेंट हैंडलिंग। एक्सीडेंट मस्ट बी हैंडल्ड विद केयर। तो बच्चों, जो भी हमारा एक्सीडेंट हो, जब किसी का एक्सीडेंट होता है तो हमें उसको बहुत ही केयर के साथ हैंडल करना चाहिए। एक्सीडेंट शुड बी ट्रीटेड विद कंपैशन विदाउट ब्लेमिंग अदर्स। तो बच्चों, जब किसी का एक्सीडेंट होए तो हमें उसकी एकदम मदद करनी चाहिए, हमें ये नहीं कि दूसरों पर आरोप लगाने चाहिए। एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड फॉलो द SOP टू डील विद द एक्सीडेंट। सेफ्टी मेजर्स मस्ट बी पुट in place to prevent workspace accident. Call the medical team immediately for any injuries. Be careful, pay attention to emergency problems and follow them. तो बच्चों, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने एक रूल होते हैं, हमें वो फॉलो करने चाहिए जब भी कोई एक्सीडेंट हो जाए, और जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनका बहुत ही कड़ा ध्यान रखना चाहिए हमें। और जैसे ही किसी को चोट लगे तो हमें साथ के साथ जो कि मेडिकल टीम होती है उसको संपर्क करना चाहिए और उनको जल्दी से जल्दी बुलाना चाहिए, और हमें बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। और जितनी भी हमारी इमरजेंसी की प्रॉब्लम होती है उस पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए और उसको समझना व फॉलो करना चाहिए।
इमरजेंसी, एन इमरजेंसी दैट रिक्वायर्स इमीडिएट अटेंशन एंड एक्शन। तो बच्चों, इमरजेंसी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमें एकदम अटेंशन और एक्शन की जरूरत होती है। जैसे इसको हम आपातकालीन स्थिति भी बोलते हैं हिंदी में। एन इमरजेंसी सिचुएशन कैन पोज अ सडन रिस्क टू लाइफ, प्रॉपर हेल्थ एक्सेट्रा, एंड इंटरवेंशन इज नीडेड टू प्रिवेंट डिटेरियोरेटिंग आउटकम्स और रिस्क्स। तो बच्चों, एक जो इमरजेंसी की सिचुएशन होती है वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, उससे हमारी जान भी जा सकती है और हमारी हेल्थ भी ख़राब हो सकती है। तो हमें इमरजेंसी के टाइम पर बहुत ही जल्दी अपना एक्शन ले लेना चाहिए, जिससे कि हमारे जो रिस्क हैं वो कम हो जाए। एन इमरजेंसी सिचुएशन इज़ वन दैट थ्रेटन्स एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स और पब्लिक। तो बच्चों, एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है वो एम्प्लॉयज़ को डरा देती है, कस्टमर को भी डरा देती है और पब्लिक को भी डरा देती है। इट इंटरप्ट्स और शट डाउन एक्शंस। तो बच्चों, जो एक्शंस होते हैं ये उसको भी इंटरप्ट या फिर शट डाउन कर सकती हैं। इट कॉजेज फिजिकल और इन्वायरमेंटल डैमेज। तो बच्चों, ये फिजिकल भी और एनवायरनमेंट को भी डैमेज पहुंचा सकती है। इमरजेंसी सर्विस मस्ट बी मेंटेन्ड इमीडिएटली टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज एंड मिनिमाइज डैमेज। तो बच्चों, जो इमरजेंसी की सर्विसेज होती हैं वो हमें एकदम मेंटेन करनी चाहिए कि जिससे कि कोई आगे डैमेज ना पहुँचे और जिससे कि जितना भी अभी तक डैमेज हुआ है उसको हम कम कर सकें। एवरीवन नीड्स टू बी विजिलेंट टू पे अटेंशन टू एनी इमरजेंसीज। और बच्चों, हम सबको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आसपास कोई इमरजेंसी है और उस इमरजेंसी को सॉल्व करने के लिए जितना वो कर सकता है उस बंदे को करना चाहिए। टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज। There are many types of emergencies and there should be an emergency management plan in place to handle the emergency situation. तो बच्चों, इमरजेंसी की कई प्रकार होती है और जहाँ पर भी इमरजेंसी हो वहाँ पर एक एमरजेंसी मैनेजमेंट प्लान का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम इमरजेंसी सिचुएशन को बहुत जल्दी हैंडल कर सकें। Here are some types of emergencies. केमिकल डिस्पर्जन। तो बच्चों, जो पहली इमरजेंसी है वो केमिकल डिस्पर्जन है। दूसरी है एक्सट्रीम हीट वेव्स, ड्रॉट, एपिडेमिक, टेररिस्ट अटैक, फायर, फ्लड, स्टॉर्म, सम हजार्डस गैसेस, केमिकल्स। तो बच्चों, केमिकल डिस्पर्जन जैसे कि आपको पता ही है, अगर पानी के अंदर कोई केमिकल डिस्पर्स हो जाता है उसको हम केमिकल डिस्पर्जन बोलते हैं। अगर आपके एक्सट्रीम हीट वेव्स आए तो वो भी एक इमरजेंसी है। अगर गाँव में सूखा पड़ जाता है और पानी नहीं मिलता तो वो भी एक इमरजेंसी है। एपिडेमिक, जैसे कि हमारा कोरोना वायरस चल रहा है, ये भी इसके अंदर लाई कर सकता है। अगर कोई टेररिस्ट अटैक हो जाए तो इसको भी हम इमरजेंसी मानते हैं। फायर लग जाए, फ्लड आ जाए, स्ट्रॉम आ जाए, ये सब इमरजेंसी के टाइप्स हैं। Emergency are usually the result of some disaster. Disaster can be either natural or caused by certain human movements. तो बच्चों, जो disasters होते हैं नेचुरल, वो भी इमरजेंसी के टाइप्स ही होते हैं। ये नेचुरल भी अक्कर हो सकते हैं और ह्यूमन मूवमेंट्स के कारण भी अक्कर हो सकते हैं। और कुछ ऐसे इमरजेंसी एग्जांपल हैं, फायर हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, स्टॉर्म हो गया, वर्क स्पेस का वायलेंस हो गया। तो ये सारी जो टाइप्स हैं इमरजेंसीज़ की, ये भी इमरजेंसीज़ की टाइप है। तो बच्चों, आप देख सकते हैं ये एग्जांपल है इमरजेंसीज़ के, जैसे कि पहले में एक्सप्लोजन हो रहा है, दूसरे में स्टॉर्म आ रहा है और तीसरे में आप देख सकते हैं कि फ्लड आ रहा है जिसके अंदर एक गाड़ी डूब चुकी है। तो ये सारे एग्जांपल एक इमरजेंसी के हैं। तो बच्चों, हमारा दूसरा टॉपिक है हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क। डेंजर्स एंड सोर्सेज ऑफ डेंजर्स। एन ऑर्गेनाइजेशन में फेस certain health hazards that could endanger the lives of employees. तो बच्चों के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ भी घटना घट सकती है जिससे कि जो कि एम्प्लॉयज़ की जो लाइफ है उसको रिस्क हो। रिस्क इज़ द सोर्स ऑफ एनी पोटेंशियल हार्म, लॉस और टाइप ऑफ पोटेंशियल हार्म टू हेल्थ और लाइफ। द रिस्क कैन बी डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द एम्प्लॉय इन विच दे वर्क। तो बच्चों, रिस्क के बहुत ज़्यादा टाइप हो सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि वो किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। जैसे कि अगर वो केमिकल की ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जहाँ उसके आसपास सिर्फ केमिकल ही केमिकल है तो उसको केमिकल रिस्क से जूझना पड़ेगा। अगर वो गाड़ियों की प्रोडक्शन में अपना योगदान दे रहा है तो उसको मैकेनिकल रिस्क होगा। तो ऐसे ऐसे जिस भी इन्वायरमेंट में वो काम कर रहा है तो उसको उस रिस्क से जूझना पड़ सकता है। द डिफरेंट टाइप ऑफ हजार्ड्स इंक्लूड। तो बच्चों,
जैसे कि मैंने आपको बताया 4 टाइप के हज़ार्ड होते हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और मैकेनिकल। Sources of danger. Checklist for workstations. The workstations should provide the user with enough space to change position comfortably. तो बच्चों, एक वर्क स्टेशन होता है जहाँ पर एम्प्लॉय काम करते हैं, उसकी क्या क्या जिम्मेवारी बनती है, हम आपको वो पढ़ा रहे हैं। प्रोवाइड द यूज़र विद इनफ स्पेस टू चेंज पोजीशन कंफर्टेबली। तो बच्चों, जो भी यूज़र वहाँ पर काम कर रहा है उसको इतनी स्पेस मिलनी चाहिए कि अगर उसको अपनी पोजीशन चेंज करनी हो तो वो कंफर्टेबली अपनी पोजीशन चेंज कर सके। प्रोवाइड इनएडिक्वेट लाइटनिंग। तो बच्चों, अगर जो यूज़र है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसको प्रॉपर लाइट मिलनी चाहिए कि जब वो काम करे तो उसको सब कुछ अच्छे से दिखे, या फिर अगर कुछ ज़मीन पे यानी कि फ्लोर पे कोई भी पानी वगैरह पड़ा है तो लाइट की वजह से उसको वो दूर से ही दिख जाए और कैजुअलिटी होने से वो बच जाए। विंडोज़ कवर शुड बी एबल टू एडजस्ट द लेवल ऑफ सनलाइट चेंज। तो बच्चों, जो विंडो के कवर होते हैं, हमारी खिड़कियों के कवर होने चाहिए, वो एडजस्टेबल होने चाहिए, जिससे कि एक बंदा अपना जो सनलाइट आती है विंडोज़ में से अंदर उसको एडजस्ट कर सके कि कितनी लाइट वो अंदर लाना चाहता है और कितनी नहीं। When the workstation is to be shared with more than one person, it should be large enough. अगर बच्चों जो वर्क स्टेशन है उसके अंदर बहुत सारे लोग बैठने हैं, जैसे कि 2 या 2 से ज़्यादा, तो उसका जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि 10 लोग हैं और छोटा सा कमरा दे दिया, तो उसके हिसाब से प्रॉपर स्पेस उनको देना चाहिए। द डिस्प्ले स्क्रीन शुड, जो डिस्प्ले स्क्रीन होती है बच्चों, वो कैसी होनी चाहिए। डिस्प्ले द रिक्वायर्ड साइज एंड स्पेसिंग ऑफ ऑल करेक्टर्स वेल। तो बच्चों, जो साइज़ होना चाहिए और जो स्पेसिंग होनी चाहिए कैरेक्टर्स का, वो बहुत ही अच्छे से होना चाहिए स्क्रीन के ऊपर। हैव अ स्टैटिक इमेज, जो स्क्रीन होनी चाहिए उसके ऊपर स्टैटिक इमेज होनी चाहिए। ईजिली एडजस्टेबल ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, जो स्क्रीन की ब्राइटनेस है और जो कंट्रास्ट है वो ईजिली एडजस्टेबल होना चाहिए कि अगर किसी यूज़र को ब्राइटनेस एडजस्ट करनी हो, कंट्रास्ट एडजस्ट करना हो उसकी आंखों के हिसाब से, तो वो एडजस्ट कर सके। ईजिली बेंड एंड रोटेट टू सूट द यूज़र। तो बच्चों, जो चेयर होनी चाहिए और जो वो ईजिली बेंड होनी चाहिए, रोटेट होनी चाहिए, जिससे कि जो यूज़र है उसको किसी भी प्रकार की डिफ़िकल्टी महसूस ना करनी पड़े। फ्री फ्रॉम ग्लेयर एंड रिफ्लेक्शन। तो बच्चों, जो स्क्रीन होती है हमारी, उसके ऊपर रिफ्लेक्शन आती है। कभी कभार आपने देखा होगा अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन्स के ऊपर कभी कभार रिफ्लेक्शन आती है, तो वो जो स्क्रीन होनी चाहिए वो फ्री होनी चाहिए किसी भी प्रकार की रिफ्लेक्शन से। यूज़ अ सेपरेट बेस और सुटेबल फॉर द स्क्रीन। तो बच्चों, हर एक स्क्रीन के लिए एक सेपरेट टेबल होनी चाहिए या फिर एक प्रॉपर बेस बना होना चाहिए जिसके ऊपर की स्क्रीन को रख सकें। कीबोर्ड must be able to bend easily and detach from the screen and keep the user in comfortable position। तो बच्चों, जो कीबोर्ड होना चाहिए वो इतनी दूर होना चाहिए स्क्रीन से कि जो यूज़र है वो उस तक आराम से पहुंच पाए और एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठने के बाद भी वो कीबोर्ड को यूज़ कर सके। must be allowed to work। there is space in front to provide support for the user hand or arms। तो बच्चों, टेबल के ऊपर इतना स्पेस होना चाहिए कि वो अपने हाथ और अपनी आर्म्स को आराम से रेस्ट कर सके। हैव अ मैट सरफेस, जो नीचे का सरफेस होना चाहिए जिसके ऊपर जो कीबोर्ड रखना है उसका जो सरफेस होना चाहिए वो मैट होना चाहिए। बटन्स आर क्लियरली मार्क्ड। तो बच्चों, जो बटन्स हैं उसके ऊपर अच्छे से जो अल्फ़ाबेट्स या कैरेक्टर्स जो भी आप बोल सकते हैं या फिर नंबर्स अगर जो होते हैं वो अच्छे से लिखे होने चाहिए कि हमको सब कुछ क्लियरली दिखे। द वर्क सरफेस शुड प्रोवाइड इनफ स्पेस फॉर द यूज़र। तो जो बच्चों, जो वर्क सरफेस है वो कैसा होना चाहिए कि वो यूज़र को एक अच्छी मात्रा में स्पेस प्रोवाइड करे। हैव अ लो ग्लोस सरफेस एडिक्वेटली साइज टू अलो फ्लेक्सिबल हैंडलिंग ऑफ स्क्रीन्स, कीबोर्ड्स एंड अदर डिवाइसेस। तो बच्चों, उसका साइज़ ऐसा बना होना चाहिए कि वो बड़े आराम से स्क्रीन का, कीबोर्ड का और अदर डिवाइसेस उसके ऊपर अगर हम रखें तो वो अच्छे से रखे
A static and organized document holder that should be at the same screen level at the same distance. तो बच्चों, एक स्टैटिक और ऑर्गेनाइज्ड जो डॉक्यूमेंट होल्डर होता है जिसके अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, वो भी स्क्रीन के सेम लेवल का होना चाहिए और सेम डिस्टेंस पे। इवैक्यूएशन फ्रॉम वर्क, इन केस ऑफ इमरजेंसी इवैक्यूएशन शुड बी अरेंज्ड। तो बच्चों, जब भी कोई इमरजेंसी आए तो हमें इवैक्यूएशन एकदम अरेंज करना चाहिए, जैसे कि कहाँ से वो एकदम बाहर निकल सके उस इमरजेंसी की सिचुएशन से। इवैक्यूएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इवैक्यूएशन इन केस ऑफ इमरजेंसी और कैलेमिटी। बच्चों, इवैक्यूएशन का मतलब होता है कि जब भी इमरजेंसी या फिर कोई कैलेमिटी आए तो वो जो बिल्डिंग है जिसके अंदर वो बैठा है उसको वो कैसे जल्दी से छोड़ दे या फिर उससे बाहर निकल पाए। Every company should ensure the following points for evacuation in case of any emergency। तो बच्चों, हर एक कंपनी को जो मैं आपको पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ वो इंश्योर करने चाहिए जब भी एक इमरजेंसी आए, कि जिसकी मदद से जो यूज़र्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो उस इमरजेंसी की सिचुएशन से बाहर निकल सकें। हेल्दी लाइफ, तो बच्चों हमारा लास्ट टॉपिक है हेल्दी लाइफ। A healthy body has a healthy mind, a very popular truth saying। तो बच्चों, ये बहुत ही पॉपुलर एक ट्रुथ सेइंग है कि अगर हमारी बॉडी हेल्दी है तो हमारा माइंड भी हेल्दी है। A healthy lifestyle leads to a healthy life। A healthy life has a lasting effect on a individual। तो बच्चों, जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल होता है वो एक हेल्दी लाइफ को प्रमोट करता है, और जो हेल्दी लाइफ का इफ़ेक्ट होता है वो हमारे इंडिविजुअल की जो लाइफ है उस पर डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है। विच अल्टीमेटली क्रिएट्स अ हेल्दियर इन्वायरमेंट एट होम एज वेल एज वर्क। तो बच्चों, अगर हम हेल्दी रहते हैं तो जो हमारा इन्वायरमेंट होता है आसपास घर में या फिर वर्क पे, तो वो हेल्दी रहता है। अ हैप्पी एंड अ हेल्दी एम्प्लॉय विल ऑलवेज परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी। तो बच्चों, जो एक खुश और हेल्दी आदमी होता है वो अपना हमेशा बेस्ट देता है। अगर उसने कोई भी काम करना हो, किसी भी प्रकार का काम करना हो, तो वो उसमें अपना बिल्कुल बेस्ट देता है। अ हेल्दी लाइफस्टाइल हेल्प्स मेंटेन एंड इम्प्रूव पीपल्स हेल्थ एंड वेलबींग। तो बच्चों, जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल होता है वो एक जो पीपल की हेल्थ होती है, एक पर्सन की हेल्थ होती है, उसको मेंटेन और इम्प्रूव करने में हेल्प करता है टाइम के साथ साथ। हेल्दी लाइफस्टाइल्स इंक्लूड। तो बच्चों, अब हम आपको पढ़ाएंगे कि जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल होता है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। तो पहला पॉइंट है हमारा हेल्दी ईटिंग एंड ड्रिंकिंग हैबिट्स। तो बच्चों, इसका मतलब है कि आप अगर अपनी डे टू डे लाइफ में कुछ भी खाते हैं या पीते हैं तो वो हेल्दी होना चाहिए। जैसे कि आजकल का दौर आप सब जानते ही हैं कि आप जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, जैसे कि बर्गर हो गया या फिर कोई ऐसी चीज़ें हो गई, तली चीज़ें हो गई, समोसा हो गया, ब्रेड पकौड़ा हो गया। तो हमें वो सब कुछ अवॉइड करना चाहिए। उससे जो हमारी सेहत है उसके ऊपर बहुत ही गंदा असर पड़ता है। तो हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, जैसे कि हमारी हरी सब्जियां हो गई, हमारी रोटी हो गई, या फिर हमारे फ्रूट्स हो गए, और ऐसी चीज़ें जितनी भी आप खाएंगे जो उससे जो आपकी हेल्थ है वो अच्छी रहेगी और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाएंगे। और ड्रिंकिंग हैबिट्स होती हैं, जैसे कि आप कोई भी गंदी ड्रिंक को कंज्यूम ना करें, और जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, ये भी शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। तो आप ट्राई करें कि आप ये इन सब चीज़ों से दूर रहें और अपनी जो ड्रिंकिंग हैबिट्स हैं वो भी अच्छे बनाएं। जैसे कि आप जूस पिएं जो कि फ्रूट से बनता है, तो उसका जो बेनिफिट होता है वो शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। तो आप अपना शुरू से ही हेल्दी खाएं और हेल्दी पिए। तो बच्चों, हमारा सेकंड पॉइंट आता है फिज़िकल एक्टिविटीज़। तो बच्चों, फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि जो भी एक्टिविटीज़ आप अपने शरीर की मदद से करते हैं उसको हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ कहते हैं। बच्चों, जैसे कि आप सब जानते ही हैं, आजकल सब जितने भी बच्चे हैं या फिर बड़े हैं वो सारे
बेड के ऊपर लेटे रहते हैं। आजकल हर एक चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर चीज़ बन चुकी है। हमारा जो ज़माना है इतना आगे पहुंच चुका है कि लोग फिज़िकल एक्टिविटीज़ करना भूल गए हैं। जैसे कि अगर हमने अपने घर से मार्केट तक जाना होता है, किसी शॉप पर जाना होता है, तो अगर वो शॉप हमारे घर के पास भी है तब भी हम एक अपनी जो बाइक है या फिर कार है उसका यूज़ करते हैं। बल्कि हमें अपने जो वो वाला शॉप का डिस्टेंस है वो पैदल पैदल कवर करना चाहिए, हमें बाय फुट जाना चाहिए, जिससे कि जो हमारी हेल्थ है वो मेंटेन रहे। हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए बहुत ज़्यादा, एज़ पर हमारा जैसी हमारी बॉडी है उसके प्रकार से हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। हमें योगा करना चाहिए जिससे कि जो हमारा शरीर है वो तंदुरुस्त बना रहे और उसमें चुस्ती रहे। और ये सब अगर आप काम करेंगे, फिज़िकल एक्टिविटीज़ करेंगे डे टू डे लाइफ में, तो आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं आजकल हर एक बंदे के जो दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है वो उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, जो बंदे जो एम्प्लॉइज़ अपना कंपनी में काम करते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, क्योंकि उनको बहुत सारा काम मिलता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जिसके कारण उनको टेंशन होने लग जाती है उनके दिमाग में कि वो ये काम कैसे करेंगे, कब तक करेंगे और वो ठीक कर पाएंगे या नहीं। तो सारा ये स्ट्रेस होता है। और बच्चों, अगर हम कोई भी किसी भी चीज़ का स्ट्रेस लेते हैं यानी कि वो पेपर का भी क्यों ना हो, जब आपके पेपर आते हैं तो आपको डर लगता होगा, आपको स्ट्रेस होता होगा, तो उससे बहुत ही नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पर, और जो हमारा काम में जो मन है वो नहीं लग पाता। तो हमें जो अपना स्ट्रेस है उसको अच्छे से मैनेज करना चाहिए, जिससे कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल हम जी सके। हेल्दी माइंड। तो बच्चों, हेल्दी माइंड का मतलब होता है कि जो आपका दिमाग है उससे आप हमेशा हेल्दी सोचें। आपके जो दिमाग में सिर्फ सारी पॉजिटिव चीज़ें या फिर पॉजिटिव एनर्जी ही आए, कोई नेगेटिव चीज़ ना आए। जैसे कि बच्चों, आप कभी भी, जैसे आपका कोई पेपर है और आप को टेंशन हो रही है और आप सोच रहे हैं कि मेरा पेपर अच्छा नहीं जाएगा, मेरा पेपर अच्छा नहीं जाएगा, तो बच्चों आपके दिमाग में वैसे कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए। आपको हमेशा ये होना चाहिए कि जितना मैंने पढ़ा है उतना इनफ है और मैं पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। तो बच्चों, ये होता है कि हमने पॉजिटिव सोचा अपने दिमाग से। अगर आपने थोड़ा कम भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हमेशा पॉजिटिव सोचें। और ये सिर्फ पढ़ाई में अप्लाई नहीं होता, आप किसी भी फील्ड में जाएं और वहाँ भी आप अपना जो माइंड है उसको हमेशा हेल्दी रखें और अपना आराम से पीसफुल माइंड से कोई भी काम करें। तो आप खुद देखेंगे कि जो आप काम करने जा रहे हैं वो आप बहुत ही अच्छी तरह उसको परफॉर्म कर सकते हैं। गुड स्लीप। तो बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। गुड स्लीप की जो नींद होती है वो प्रॉपर लेनी चाहिए, क्योंकि आजकल आप सब जानते ही हैं कि जो लोग हैं वो रात को बहुत लेट तक सोते हैं और बहुत लेट तक जागते हैं। उसके बाद वो रात को बहुत लेट सोते हैं, जिससे कि वो सुबह लेट उठते हैं। तो बच्चों, इससे जो हमारी लाइफ होती है और जो हमारी हेल्थ होती है उस पर बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है। तो अगर आपके पास कोई भी काम हो तो आप जल्दी सोने की कोशिश करें। तो जैसे कि आपने वो कहावत सुनी ही होगी, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। तो बच्चों, इसका मतलब होता है कि हमें रात को बेड पर जल्दी जाना चाहिए और जल्दी सोना चाहिए, और जो सुबह है वो जल्दी उठना चाहिए, जिससे कि जो आपका जो माइंड है वो हेल्दी रहे और आपके शरीर में चुस्ती रहे, जिससे कि आप अपना जो पूरा दिन है उसको प्रोडक्टिव बना सकें। अगर आप अच्छी स्लीप नहीं लोगे तो जो आपका दिमाग है वो कम वर्क करेगा और आपका जो आप कोई भी काम करेंगे वो इतना प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगा जितना कि आप अगर प्रॉपर सोएं उससे हो सकता है। तो लास्ट पॉइंट है हमारा गोल सेटिंग। तो बच्चों, आपको हमेशा अपनी लाइफ में गोल्स बनाने चाहिए कि आखिर आपका गोल क्या है।
तो बच्चों, जैसे कि आप अभी सब सारे 10th क्लास में हैं, तो आपको गोल बनाना चाहिए कि मैं 10th का जो हमारे पेपर होंगे उसके अंदर हमें कितने मार्क्स लाने हैं। फिर 11th में जब आप 11th क्लास में प्रमोट हो जाओगे तो आपको ये भी होना चाहिए कि आपको 11th क्लास में कितने मार्क्स लाने हैं, 12th क्लास में कितने मार्क्स लाने हैं, आपको 12th के बाद क्या करना है। तो ऐसे ऐसे आपको अपनी लाइफ के अंदर गोल सेट करने चाहिए, जिससे कि आपको हमेशा मोटिवेशन मिले कि आपको अपना जो गोल है उसको अचीव करना है। गोल 2 प्रकार के होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो बच्चों, जो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं वो होते हैं थोड़ी से टाइम के अंदर, जैसे आपने 6 महीने आगे का गोल डाल दिया या फिर आपने 1 साल का गोल डाल दिया। जो लॉन्ग टर्म गोल होते हैं वो होते हैं आपके 6 साल 10 साल कि आपको 10 साल बाद का गोल, कि आपको 10 साल बाद एक नौकरी लेनी है या आपको 5 साल बाद एक नौकरी लेनी है। तो ये गोल होते हैं। अ हेल्दी लाइफस्टाइल रिक्वायर्स प्रैक्टिस, कमिटमेंट एंड हार्टफेल्ट एफर्ट्स। तो बच्चों, अगर आपको एक हेल्थी लाइफस्टाइल जीना है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में। आपको कमिटमेंट लेनी होगी कि जो मैं करूँगा वो मैं करके ही रहूँगा, और मैं कुछ भी हो जाए हार नहीं मानूंगा। तो ही आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। और आपको उसके अंदर बहुत सारे एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे। एफ़र्ट्स के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, कमिटमेंट की ज़रूरत है और एफ़र्ट्स की ज़रूरत है एक हेल्दी लाइफ को जीने के लिए। तो बच्चों, ये जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, ये अगर आप फॉलो करेंगे तो आप एक हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। तो बच्चों, स्टे हेल्दी, कि आप सब हेल्दी रहें और सब खुश रहें। तो इसी के साथ ही हमारा क्या कहते हैं यूनिट जो 4 है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड थैंक यू सो मच बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि जो भी मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है और सिखाया है वो आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। और आप सब प्रैक्टिस करें कि आप सब एक जो हेल्दी लाइफ है उसको अपनाएं और जो अपना जीवन है उसको बहुत ही खुशहाल बनाएं और हमेशा फिट रहें। तो बच्चों, इसके साथ ही ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है।